रहता है। एंड सेकंड की कंपोनेंट क्या है, हमारे पास लाइसेंसिंग टूल्स हैं, जो कुछ हम ज़्यादा ले लेते हैं कभी-कभी कि भई ये भी चाहिए, जीरा भी लेना है, हमें गिटहब पेड लेना चाहिए, फायरबेस पेड है, एनालिटिक्स है। इन सब में हमें बजट को रिस्ट्रिक्टेड रखना है। शुरू में हमें ऐसी कोई भी ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है, इस तरह के SaaS टूल लेने में। सिक्योरिटी कंप्लायंसेस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग हमें करनी चाहिए। इसमें हमारा एक बजट जाएगा, ऑडिट हमें कराना ज़रूरी है। और कुछ कंप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि अगर हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनली जा रहा है या यूरोप में जा रहा है, तो GDPA, HIPAA और भी बहुत सारे, कनाडा के अलग है, यूएस का अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है। इन सारे कंप्लायंसेस के अकॉर्डिंग हमें अपनी सिक्योरिटी और कंप्लायंसेस को प्लान करना है। एंड प्ले स्टोर, ऐप स्टोर और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के जो भी कंप्लायंसेस हैं, उसमें भी हमारा बजट जाता है। एंड मेंटेनेंस सबसे लास्ट में आता है, होस्टिंग एंड मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग हमें रेगुलरली करनी होती है। एंड होस्टिंग इज अगेन द क्लाउड कॉस्ट। और जो बग्स फिक्सिंग है, ये रेगुलरली जाती है जब हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है, उसमें भी। जो प्रोडक्ट की स्टेजेस होती हैं, वो कौन कौन सी हो सकती हैं? सो दीज आर द 4-5 स्टेजेस। मेनली हमारे पास POC होता है, जो स्टार्टअप सबसे पहले जिस पे काम करते हैं, जिसमें हम सिर्फ एक आइडिया को वैलिडेट कर रहे हैं। POC इज प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की प्रूफ। हमें ये चेक करना है कि जो प्रोडक्ट बनाया है उस वो क्या है, वो फिजिबल है टेक्निकली या नहीं, जो हमारे माइंड में है या जो हम सोच रहे हैं कि हम ये बनाएं ऐसा, तो टेक्निकली फिजिबल है या नहीं। ये यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करते हैं। इसका पर्पस होता है इंटरनल टीम के लिए या फिर इन्वेस्टर को दिखाने के लिए। शुरू में एक POC हम बनाते हैं, वो ज़्यादा डेकोरेटेड, वेल फर्निश्ड नहीं होता। इसमें यूज़र बेस कहें तो हमारे पास 1 टू 10 मैक्सिमम यूज़र्स होते हैं जो इसको चेक करने वाले हैं। फिर आता है MVP स्टेज। लॉन्च टू मिनिमम यूजेबल फीचर होती है हमारे पास, मिनिमम वाइबल फीचर जिसे कहते हैं MVP, जिसमें कोर फंक्शनैलिटी होती है, थोड़े से रियल यूज़र होते हैं। यूज़र स्केल कहें तो 10 टू 100 का होता है हमारे पास इसमें। अर्ली अडॉप्टर जो न्यू कस्टमर हैं या जिनको हम पायलट कर रहे हैं, जिनके साथ, उनके साथ हम करते हैं, तो हमारा MVP होता है। उसके बाद होता है बीटा रिलीज़। अब बीटा रिलीज़ में कैच होता है, जिसका एक हमें बेनिफिट मिलता है, इसलिए हमें बीटा कहते हैं। फिर ये थोड़ा-सा रियल वर्ल्ड ज़्यादा पॉपुलेशन के पास जा रहे हैं हम, और थोड़े ज़्यादा फीचर्स के साथ, और हम कह सकते हैं कि फुल फ्लेज्ड फीचर के आसपास रहते हैं हम यहाँ पे। और यूज़र बेस लगभग 100 टू 1000 हो जाता है हमारा यहाँ पे। और उसी में जो भी हमारे जर्नी होती है बीटा रिलीज़ की, उसमें जहाँ पे भी बग्स आ रहे हैं, उन सबको फिक्स करते हैं। लार्ज ऑडियंस हमारे पास मिल गई है, 1000 प्लस जा रहे हैं हम, इतने यूज़र्स आ गए हैं। उनके बेसिस पे हमें जो भी बग्स मिल रहे हैं, जो भी सिक्योरिटी लैप्स मिल रहे हैं, या फिर कोई सर्च आ रहा है हमारे पास, नेटवर्क का ज़्यादा ओवरलोड आ रहा है, ये सब हम यहाँ पे चेक करते हैं। तब हम हमारा सिस्टम क्रैश भी कर सकता है, सडन सर्च आ जाए तो। इस वजह से इसको बीटा रिलीज़ कहते हैं। यहाँ पे हमें एक टेक्निकल गाइड बेनिफिट मिल जाता है बीटा रिलीज़ से। बीटा रिलीज़ होता है कि हमारे किसी ने अगर कोई चीज़ हमसे परचेज़ की है बीटा में, तो हमारे पास लीगल जो हमारे ऊपर कम केस हो सकते हैं, किसी का कोई बिज़नेस लॉस हो गया हमारे उसकी वजह से। तो बीटा रिलीज़ यहाँ पे बेनिफिट देता है कि हमने बीटा लिखा हुआ है। बीटा मीन्स अंडर ट्रायल। तो अगर किसी का बिज़नेस लॉस हो गया उसकी वजह से, जैसे किसी ने कोई, जैसे हमने सबसे पहले देखा था, जीमेल का बीटा रिलीज़ आया था सबसे पहले। बीटा रिलीज़ जो है वो 3-4 साल तक रहा था गूगल का, जीमेल का। अराउंड 2004 या 3 में आया था। और वो 3-4 साल तक रहा था। उसका रीज़न ये था कि वो इंटरनल टेस्टिंग कर रहे थे, और जिसने भी पेड वर्ज़न लिया है और किसी भी तरह का उसका ईमेल का लॉस हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे वो अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं कि भई अभी हमारा बीटा है, हम फाइनल रिलीज़ नहीं है, तो आपके सारे किसी भी लॉस के लिए हम लायबल नहीं हैं। ये एक टेक्निकल और लीगल एडवांटेज यहाँ पे दे देता है। फुल रिलीज़ है तो वहाँ पे हम पूरी तरह से पब्लिकली रिलीज़ हो, क्योंकि सारी चीज़ें टेस्ट कर ली हैं, सारे बग्स फिक्सेस कर लिए हैं।
तो हम उसका फाइनल रिलीज़ निकालते हैं, वो 10,000 यूज़र्स के आस-पास मिनिमम जाता है। पब्लिक रिलीज़ है, स्टेबल है, सारी फीचर्स हमारे पास हैं, जो भी हमने प्लान की थी, वो पहुँच गई है। उसके बाद हमारे अपग्रेड स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि मंथली, क्वार्टरली जाते रहते हैं, पीरियोडिक हमारा हो सकता है। जनरली मंथली और क्वार्टरली होता है या फिर ईयरली होता है। बग फिक्सेस कुछ ना कुछ कभी हमारे अपडेट आते हैं प्ले स्टोर की वजह से या कोई फीचर हमने बनाई है या यूज़र की डिमांड है। डेफ़िनेटली हर जगह यूज़र की फीडबैक रहती है, तो हमें डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है और ऑन एवरेज 1 से 2 महीने में हर किसी को एक रिलीज़ निकालना ही पड़ता है। अगर किसी भी ऐप में अच्छे खासे यूज़र हैं, तो हमें एक पीरियोडिक जो 1 से 2 महीने में मिनिमम निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि कंप्लायंसेस आते रहते हैं, नए-नए फीचर्स माँगते रहते हैं, कभी हमारे पेमेंट गेटवे की तरफ से कुछ अपडेट आ गया या फिर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से कुछ आ गया, तो हमें वो अपडेट निकालना ही पड़ता है। अब हमारा टीम स्ट्रक्चर किस तरह से हो सकता है? सबसे ऊपर ट्री में जो हमारा होता है सीईओ या फाउंडर होता है, इसमें मल्टीपल फाउंडर्स हो सकते हैं, पर सीईओ एक होता है, उसमें से फाउंडर के साथ हम कौन-कौन से फाउंडर हो सकते हैं, वो सीटीओ भी हो सकता है। ये ऊपर की एग्ज़ीक्यूटिव लेवल जो है, सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव कहते हैं जिसे, तो ये सारे लोग भी ज़्यादातर पार्टनर्स होते हैं, को-फाउंडर्स होते हैं, 2 या 3 ज़्यादातर। तो इनकी पेयरिंग होती है, एक सीईओ बन जाएगा, एक सीटीओ बन सकता है, हो सकता है वो प्रोडक्ट लाइन से होगा, दूसरा या फिर से मार्केटिंग साइड से हो सकता है, ऑपरेशन वाला भी हो सकता है, फाइनेंस वाला भी हो सकता है। ये थोड़ी-सी रेयर कॉम्बिनेशन होती है, कभी-कभी एचआर और एक नॉर्मल एमबीए पर्सन 2 मिलके भी कंपनी बनाते हैं, काम करते हैं, ऐसा सिनेरियो देखा गया है। और को-फाउंडर आपका कोई भी हो सकता है इन सारी सभी में से और ज़्यादातर मल्टीपल हेड शुरू में स्टार्ट की जाती हैं, कि सीटीओ है, तो वो प्रोडक्ट वाला पार्ट भी देखता है। इन केस अगर वो प्रोडक्ट वाला है, तो वो सीटीओ की तरह बिहेव भी करने लगता है कई बार। ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है, यहाँ थोड़ा-सा ईज़ी होता है, पर अल्टीमेटली दोनों अलग डिपार्टमेंट हैं। सीपीओ प्रोडक्ट ऑफिसर होता है, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर और चीफ ऑफ हेड ऑफ एचआर, चीफ एचआर ऑफिसर। इनके नीचे दूसरी हायरार्की होती है, लेकिन स्टार्टअप में ऐसा नहीं होता, प्रॉपर आईटी कंपनी में ऐसा होता है और आईटी कंपनी में ज़्यादातर सीटीओ कम होते हैं, वहाँ पे सीपीओ होते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर या प्रोडक्ट ओनर जिसे कहते हैं, जो एजाइल की टर्म है या जीरा में यूज़ होती है। उसके नीचे एक टेक लीड अपॉइंट होता है हमारे पास। उसके नीचे हमारी डेवलपमेंट टीम होती है, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, क्यूए टेस्टिंग। क्यूए टेस्टिंग ज़्यादातर प्रोडक्ट के अंदर भी होती है क्योंकि वही प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट के नीचे प्रोडक्ट मैनेजर होता है, उसके अंदर यूएक्स की यूआई यूएक्स की टीम होती है, ये प्रोडक्ट का पार्ट है हमेशा, कि प्रोडक्ट की लुक एंड फील क्या करनी है क्योंकि इन्होंने मार्केट रिसर्च की है। प्रोडक्ट कैसा दिखाना है, यूज़र की जर्नी क्या है, ये सारी प्रोडक्ट टीम का काम होता है। इसलिए यूएक्स डिज़ाइनर और क्यूए टेस्टर जिस तरह से एप्लीकेशन को बिहेव करना चाहिए, ये पार्ट भी प्रोडक्ट टीम के अंदर ही आता है। लेकिन मल्टीपल हेड शुरू में ली जाती है, तो ये दोनों डिपार्टमेंट लगभग मर्ज किए जाते हैं जनरली। अगर जो को-फाउंडर है वो प्रोडक्ट की तरफ से है, तो वो इस टीम को पूरी को कवर कर लेता है ज़्यादातर। अदरवाइज़ वो टेक्निकल साइड से है, तो वो इन चीज़ों को ज़्यादा कवर कर लेता है। इस तरह से चलता है। बाकी मार्केटिंग वाला इन केस वो को-फाउंडर है, तो मार्केटिंग वाला ज़्यादातर चीज़ें देख रहा होता है। तो मार्केटिंग में ग्रोथ कंटेंट हमारे पास एक डिपार्टमेंट होता है, ग्रोथ एंड कंटेंट डिपार्टमेंट हो गया, फिर सोशल मीडिया है एंड प्रिंट मीडिया है। ये सभी डिपार्टमेंट्स मार्केटिंग के अंडर आते हैं। ऑपरेशन मैनेजर्स जो होते हैं, जो एक्चुअल ग्राउंड वर्क करते हैं, लॉजिस्टिक है, उस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, नीचे अपने डिलीवरी बॉय हायर करने हैं, क्या करना है, उन सब के लिए ये लोग हायर किए जाते हैं। फिर फाइनेंस ऑफिसर का जनरली छोटे स्टार्टअप में ज़्यादा रोल नहीं होता है। वो सिर्फ़ अपनी पेमेंट्स जहाँ-जहाँ से आ रही है उसके बारे में टेक केयर करता है और कितना फंड है, क्या बजट है, उसकी प्लानिंग वगैरह करता है। जो अर्ली स्टार्टअप है या मिड स्टार्टअप है, उसमें ज़्यादा रोल इसका फाइनेंस का इतना ज़्यादा नहीं होता।
एंड एचआर में हमें चीफ ऑफ एचआर नहीं चाहिए होता शुरू में। हमें सिर्फ एचआर एडमिन या फिर एचआर एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट रहती है इन केस ऑफ स्टार्टअप, जहाँ पे हमारे पास लगभग लगभग मतलब 5+ की टीम है, 5 से 6 लोग हैं या 8 लोग हैं। तो उनके अंदर कोऑर्डिनेशन के लिए हमें एक एचआर एडमिन की जरूरत पड़ती है। तो दीज आर द एक्सप्लेनेशन, सीईओ सीटीओ जो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। या या सो आई थिंक आपने जैसा अभी तक बताया, काफी चीजें आपने एक्सप्लेन करी। जो रोल्स होते हैं, क्या टेक्निकल स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कौन किसके अंडर होता है। तो एक क्वेश्चन आया था हमारे पास फ्रॉम अभिषेक फ्रॉम यशा नेक्स्ट। सो आई ओके, थिंक हम एक क्वेश्चन, क्योंकि काफी सारे, तो एक क्वेश्चन बीच में ले सकते हैं। तो ही श्योर। वांटेड टू नो अबाउट DUNS नंबर। डंस नंबर। यस। डंस नंबर रिक्वायर्ड होता है आज की डेट में प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में अपना अकाउंट बनाने के लिए। हम्म। तो अभी काफी दिन से तो मैंने कोई डंस नंबर बनाया नहीं है, लेकिन एज पर माय लास्ट नॉलेज की वो कुछ कंपनीज जो हैं मैनेज कर पाई हैं कि उनको फ्री में मिल गया है। हम्म। और कुछ लोगों ने कहा है कि हमें 25-30 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ा। ओके। तो एग्जैक्ट श्योर या हमने फ्री में किया था। That's इस राजेश के सुमना एमडी टेक्नोलॉजी। कुछ नहीं, आपको डंस ऑनलाइन में किया तो 45 डेज का टाइम होता है। हमें क्विक चाहिए तो जो आपने प्राइस बोला वो हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो आपका जीएसटी और वो जो डेटा देना है जो भी जीनियम है, वो कांटेक्ट करेंगे और 45 डेज में आ जाएगा वो नंबर। Hmm. थैंक यू। Thanks for the updating my information. That will be helpful for everyone. So DUNS can be available free of cost, but उसमें 45 दिन या ज़्यादा भी लग सकते हैं। बट कुछ लोगों ने उसमें 25-30 हज़ार रुपये खर्चा भी किया था, मेरी लास्ट नॉलेज में। सो वो भी हो सकता है। तो आप दोनों ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। इट इज काइंड ऑफ योर इंटरनेशनल आइडेंटिटी। सो जो आपके प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में दोनों में रिक्वायर रहेगा, इसलिए ये चाहिए होता है। ओके। Got it. Got it. I think we can move ahead. And our can you can share any link अगर वो helpful हो, आपने जहाँ से apply किया था. It will be helpful. Okay. Okay. Sir, we can move ahead. तो इन सारे रोल्स में सीटीओ कहाँ फिट होता है? सीटीओ इज अ कोर पार्ट ऑफ लीडरशिप। एग्जीक्यूटिव लीडरशिप जो हमारी होती है उसमें कोर पार्ट में रहता है, क्योंकि शुरू में उसको ही। ओके, थैंक यू। सो लीडर जो सीटीओ है, क्योंकि उसी को प्रोडक्ट डेवलप करना है एक्चुअल में ऑन ग्राउंड, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट सीटीओ को करना होता है शुरू में। तो इस वजह से उसको सभी डिपार्टमेंट से डील करना होता है, प्रोडक्ट ऑफिसर से सारी फीचर्स की लिस्ट लेनी है जो चाहिए, इसके ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए सीईओ से बात करनी है, मार्केटिंग क्या चल रही है उसमें मार्केटिंग से डील करना है, बजट क्या मिल रहा है और एचआर से डील करना है। तो ज्यादातर चीजों में हमें इन सबसे बात डील करना होता है। तो सीटीओ का मेजर रोल होता है इन सारी एग्जीक्यूटिव टीम्स में, टॉप मोस्ट पे रहता है ज्यादातर, जो कि इन सारी चीजों को टेक्निकली अटेंड कर सकता है और उनको हेल्प कर सकता है। टीम एक्सपेंशन हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमें जो जिस भी डिपार्टमेंट में हमें नीड है उसका हम फ्यूचर में एक अलग से वेबिनार रखने वाले हैं, एग्जैक्टली टेक टीम कौन सी हायर करनी है। अभी जो है, अभी हम टीम एक्सपेंशन में जिस भी जो भी हमें रिक्वायर्ड है टेक स्टैक के अकॉर्डिंग हम हमेशा हायरिंग करेंगे। और जिस भी टीम मेंबर की रिक्वायरमेंट है उसको हमें अच्छे से उसके लिए जेडी प्रिपेयर करना है ठीक से। सबसे पहला काम होता है किसी भी चीज की हायरिंग के लिए, जीडी जो है हमारे जेडी जो है हमारे पास सबसे मोस्ट रिलेवेंट होना चाहिए। ये नहीं एक जेनरिक सा डाला कि नोड डेवलपर है, रिएक्ट डेवलपर है और उसको बोल दिया चैट जीपीटी को भी बना के दे दे।
ऐसा नहीं करना है, हमें एग्ज़ैक्टली अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है, क्या बनवाना है, क्या नहीं बनवाना है, कितनी बड़ी टीम है, इसके बारे में हमें जीडी बनाना है सॉरी जॉब डिस्क्रिप्शन हमें बनाना है जिस पे कि हम अपने उसको हायर करेंगे। उसके बाद उसी के अंदर हमें ये मेंशन करके देना है कि सिलेक्शन प्रोसेस हम क्या लेने वाले हैं। सबसे पहले हम उसकी इनिशियल स्क्रीनिंग करेंगे कि जिसने भी अप्लाई किया है हमारी जॉब पे उसमें उसके क्वेश्चनरीज हम बना के रखेंगे, उसके उससे रिलेवेंट क्वेश्चन जो हमें जिस भी तरह का हमें काम करवाना है, किस तरह का प्रोजेक्ट है, क्या प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उतना बड़ा उसने किया है, नहीं किया है। सारी क्वेश्चनरीज कम से कम वो 10 क्वेश्चन ज़रूर होने चाहिए जो हमें मोस्ट रिलेवेंट हो, जिसमें हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चनरीज होने चाहिए। फिर हमें एक असाइनमेंट बनाना है, वो भी हमारे प्रोडक्ट के अंदर अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। जिससे कि हम चेक कर पाएँ कि इस तरह का काम वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये नहीं कि हमने एक जेनेरिकली कोई टास्क दे दिया और उसको कराना है, उससे फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसने अगर टू डू लिस्ट बना रखी है, वो हमारे किसी काम की नहीं है। ज़्यादातर सभी डेवलपर लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं फ्रंट एंड में, बैक एंड में जो भी है और या फिर कोई CRUD ऑपरेशन बना के रखा हुआ है बैक एंड में, तो वो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। हमें जो काम कराना है, उसका कुछ पोर्शन उठा के रियलिस्टिक उसको यूज़ केस सिनेरियो दे के हमें अपना असाइनमेंट देना है जिससे कि वो उसे करेगा, तो हमें लगेगा कि वो हमारे कुछ काम आ सकता है। इन केस अगर आपको मोबाइल डेवलपर हायर करना है, तो उसमें हमारे पास एक मैकबुक की रिक्वायरमेंट हमें उसे मिनिमम देनी है, ज़्यादातर अभी मैं रिमोट हायरिंग कर रहा हूँ, तो आई प्रेफ़र कि उसके पास मैकबुक हो इन केस अगर मेरे को मोबाइल ऐप डेवलप करानी है तो। इसका रीज़न ये होता है कि अगर हमें आईओएस अब हाइब्रिड हमारे पास ऐप है, हाइब्रिड बनती है, दोनों पे ही अक्रॉस द प्लेटफ़ॉर्म हम डेवलपमेंट करा रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ़ उसके पास विंडोज़ पीसी है, तो हम मैकबुक की ऐप कभी नहीं चला सकते, आईफ़ोन की ऐप नहीं बना सकते उसके ऊपर। कोड आपने लिखा गया पर वो कंपाइल नहीं होगी, किसी भी हालत में, कोई उसका चारा नहीं है। तो हमें मैकबुक चाहिए ही चाहिए, फिर उसमें हमारा सिम्युलेटर रन कर सकता है, तो मोबाइल पे हम उसे चेक कर पाएँगे, वो सिम्युलेटर के अंदर नॉट एग्ज़ैक्टली ऑन द मोबाइल। तो एंड्रॉयड में फिर भी चेक नहीं हो सकती उसके लिए अगर आईफ़ोन है तो अच्छी बात है, लेकिन मैकबुक ज़रूर होना चाहिए जब भी आप किसी को हायर कर रहे हो और आप मोबाइल ऐप बना रहे हो और वो आईओएस के लिए भी है तो। इन केस नहीं है तो चलेगा, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो चलेगा कि भई कोई भी उसके पास एक पीसी हो लेकिन वो अच्छी स्पेसिफ़िकेशन उसमें होनी चाहिए। लाइक रैम जो है कि लगभग अ, मतलब 16 तो मिनिमम होनी चाहिए, उससे नीचे की रैम वाला पीसी उसके पास है तो वो काम नहीं करेगा ढंग से। हार्ड डिस्क हो, एसएसडी होनी चाहिए, ख़ैर आज की डेट में हर किसी में एसएसडी आ रही है। तो उसपे इस तरह का जो भी उसके पास हार्डवेयर है इन केस आप रिमोट टीम हायर कर रहे हो तो उसके पास एक हार्डवेयर अच्छे वाला होना चाहिए। क्योंकि मोबाइल ऐप कंपाइल होने में और उसमें 2-3 हमें सॉफ्टवेयर चलाने पड़ते हैं हेवी वाले, तो उसकी डेवलपमेंट थोड़ी-सी स्लो हो जाती है अगर हमारा हार्डवेयर और फिर हम सिम्युलेटर भी चलाते हैं बीच-बीच में, कई चीज़ें होती हैं तो हार्डवेयर काफ़ी स्लो पड़ जाता है। तो ये हार्डवेयर अच्छा होना चाहिए, मैकबुक का हार्डवेयर काफ़ी हद तक अच्छा होता है तो वो ठीक-ठाक चल जाता है। वहाँ भी टेक केयर करना कि भई अगर जिसके पास मैकबुक है, तो वो लेटेस्ट हो, 5 साल से पुराना मैकबुक नहीं होना चाहिए, अगर आपको आईफ़ोन की ऐप को टेस्ट करना है तो। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना। और इंटरनेट स्पीड मिनिमम 40 एमबीपीएस ज़रूर होनी चाहिए उसके पास अगर रिमोट टीम हायरिंग है। इन हाउस है तो आपको सब सारा हार्डवेयर ही आपके पास होना चाहिए। तो जो भी आप अपने ऑफ़िस में इन हाउस ले रहे हैं तो मैकबुक भी लेना है आपको और आईफ़ोन भी लेना है। तभी आपकी रियल डिवाइस टेस्टिंग भी होगी। तो उसकी कॉस्ट जो लगभग जाती है मैकबुक लगभग 2 लाख के आस-पास आ रहा है जो अच्छे वाला है, जो सही से काम करेगा और आईफ़ोन तो लगभग है कि 50 से 70 हज़ार के आस-पास आ ही रहा है। फिर टेक इंटरव्यू हमें लेना है, जो भी उसने किया है मोबाइल जो हमने असाइनमेंट किया है और जो भी उसने अभी तक प्रोजेक्ट बनाए हैं। टेक इंटरव्यू जनरली मैं लेता हूँ, मेरी टीम में जिनके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ या जिस भी कंपनी के लिए कर रहा हूँ, तो जिससे कि हम उसका और यहीं पे हम उसकी उसी बेसिस पे डिसाइड कर लेते हैं कि भई उसने कैसा काम किया है और क्या उसकी स्किल है, उस बेसिस पे हम उससे नेगोशिएट भी कर पाते हैं। फिर फाइनल इंटरेक्शन के लिए भेज दिया जाता है कि फाउंडर से बात कर ले
और नेगोशिएशन कर ले। नेगोशिएशन के लिए जो रेंज स्पेसिफाई इसी के अकॉर्डिंग की जाती है। सर एक क्वेश्चन था यहाँ पे। हम्म। बेसिकली जैसे आपने बोला कि जब हम टेक के लिए हायर कर रहे हैं, अगर सीटीओ को भी हम लोग सपोज एज अ टीम मेंबर हायर कर रहे हैं, हम्म। तो क्या क्या क्वालिटीज आपको एक पर्सन में देखनी चाहिए, स्किल वाइज, टेक्निकल स्किल वाइज, प्लस ओवरऑल? मतलब आपके एक्सपीरियंस से हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि एक अच्छा सीटीओ आप किसे बोलेंगे और उसको आप कैसे पहचानेंगे। प्लस अगर आपके पास कोई ऑलरेडी टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है जो कि इस लेवल के लिए हायर करने के लिए इंटरव्यू ले पाए, तो उसका क्या सोल्यूशन? हम्म, यहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। देखो, अगर नॉन स्किल्ड पर्सन किसी स्किल्ड एक्स्ट्रा स्किल्ड पर्सन को हायर करेगा, तो वो चेक ही नहीं कर सकता किसी भी हालत में कि उसको वो चीज आती है या नहीं। चाहे वो इजीली ब्लफ कर रहा है। जनरली ये जो सारे पोर्शन मैंने रखे हैं कि यहाँ पे नॉन टेक फाउंडर होते हैं, वो डेवलपर को हायर कर रहे हैं, क्योंकि कई आईटी कंपनी भी मैंने कंसल्टेंसी दी है जो कि प्रोजेक्ट लेके बैठे थे आईफोन का, या फिर iOS ऐप बना रहे हैं। तो उनको यही नहीं पता था कि जो ओनर है कंपनी का, उसे भी नहीं पता था कि आईफोन की हमें जरूरत होगी या नहीं होगी। उन्होंने बस प्रोजेक्ट उठा लिए थे। तो और जो उन्होंने हायरिंग की थी, वो हायरिंग ये की थी कि जो उन्होंने डेवलपर हायर किए हैं वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के थे। उन्होंने 5-6 महीने की ट्रेनिंग की थी, जो भी आजकल ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, 6-6 महीने की ट्रेनिंग देके। उनको उनसे क्या पूछा उसने कि भाई ये ऐप है, ये बना लेगा तू? उसने कहा हाँ बना लूँ। फिर एक एक नॉर्मल से जो भी खैर मार्केट से ज़्यादा ही पैसे उसने दिए थे, बिकॉज़ उसको नॉलेज नहीं थी। उसने ज़्यादा पैसे देके उनको हायर कर लिया था और फिर प्रोजेक्ट उसके डेवलप नहीं हो पाए थे। तो यहाँ पे बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि जो नॉन स्किल्ड या नॉन टेक्निकल लोग अपने से ऊपर वाले को हायर करते हैं, तो काफ़ी दिक्कत आती है। उसमें जज करने का कोई चांस नहीं है। किसी भी कितने टिप्स दे दें तो आप उसको क्रॉस चेक नहीं कर सकते, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन आप नहीं कर पाएँगे। असली चीज़ आती है क्रॉस क्वेश्चन से। अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या करोगे? बाकी सॉफ्ट स्किल आप चेक कर पाएँगे, बाकी चीज़ें क्या कर पाएँगे, इसके लिए आपको एक दूसरे किसी न किसी थर्ड पर्सन से, जो कि इस लेवल का स्किल्ड हो या उसके आस-पास का स्किल्ड हो, वो आपको किसी न किसी वे में, कोई फ्रेंड, फैमिली, किसी भी वे में आपको लाना पड़ेगा, जो कुछ हद तक असेसमेंट उस आदमी की कर पाए। मेन जो होता है स्टार्टअप में, जो आपको देखना है, वो ये देखना है कि उसने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है अभी तक। लगभग 10 प्लस उसके प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। और एमएनसी वाला ना हो तो बेटर है, कि रीज़न ये होगा एमएनसी क्यों क्यों मैं मना कर रहा हूँ। एमएनसी से क्या होगा कि वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो भी किए हैं किसी ने, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट उसको पूरा नहीं मिलता कभी भी। पूरा इन द सेंस कि जो प्रोजेक्ट होता है वो पूरे कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड होता है। एक ही कंपनी को एमएनसी में प्रोजेक्ट इतना बड़ा होता है कि उसने पूरा प्रोजेक्ट का लाइन और लेंथ कभी देखा ही नहीं होता। उसने एक 25% या 10% के आसपास उसने काम किया है। उसकी पूरी टेक टीम अगले 5 साल भी काम करेगी तो उसे 25% के अंदर ही काम करने वाली है। तो उसका पूरे प्रोजेक्ट का सिनेरियो उसे समझ ही नहीं आता कि दूसरी साइड क्या हो रहा है, फ्रंट एंड पे क्या हो रहा है, बैक एंड पे क्या हो रहा है, या फिर डेवऑप्स में क्या हो रहा है। उसका काम है सिर्फ डेवलपमेंट करना, या तो बैक एंड कर रहा है, एपीआई बना रहा है तो एपीआई बनाता रहेगा, फ्रंट एंड कर रहा है तो फ्रंट एंड ही कर रहा है। चाहे उसे 5 साल का एक्सपीरियंस हो, चाहे 10 साल का एक्सपीरियंस हो, तो उससे रिलेटेड ही चीज़ों पे वो काम कर रहा होता है। तो कोशिश करो कि ऐसा आदमी हो जिसने सभी तरह सारे सिनेरियो पे काम किया हो, एपीआई डिजाइनिंग उसने की हो, प्रोजेक्ट उसने मैक्सिमम की हो, फ्रंट एंड बैक एंड सारी कुछ आनी चाहिए। सीटीओ आप उसको मत बनाना या कहना, वो टेक लीड हो सकता है, लेकिन कोई भी जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है या 10 साल का एक्सपीरियंस है इन बैक एंड, वो फ्रंट एंड भी संभाल लेगा, तो वो सीटीओ नहीं है। आप सीटीओ मत कहो, लेकिन हाँ टेक लीड कह सकते हो। वहां पे भी मैंने कई कंपनीज में प्रॉब्लम देखी है कि उन्होंने एक एक्सपेंसिव 10 साल वाला एक्सपीरियंस वाला बैक एंड गाय ले लिया था, जिससे कि उन्हें लगे कि भाई हाँ उसको ज्यादा नॉलेज होगी, पर वो सिर्फ बैक एंड की नॉलेज रखता था, फ्रंट एंड की नॉलेज नहीं रखता था। इसलिए प्रोजेक्ट उनका 6 महीने ओवरड्यू चल रहा था। तो काफी डिफिकल्ट है अच्छे सीटीओ को पहचानना।
तो इसके लिए बेटर रहेगा कि किसी ना फ्रेंड एंड फैमिली या किसी ना किसी तरह से एक हायर नॉलेज वाले पर्सन को लाया जाए जो कि थोड़ी बहुत असेसमेंट करके दे पाए। डेफिनेटली। एंड शिवम पूछ रहा है कि हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस शुड दे हैव? एटलीस्ट 10 प्लस फॉर द सीटीओ, अगर सीटीओ वाली बात करें तो। क्योंकि 2-3 साल या 5 साल में ना सीटीओ वाला पार्ट तो वो कुछ सीख ही नहीं पाएगा। क्योंकि प्रोजेक्ट को एंड टू एंड करना, प्रोजेक्ट में कई चीजें होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फिग्मा डिजाइन, फीचर्स क्या हैं, कैसे होनी चाहिए, वो हर चीज को गाइड करे। सीटीओ जो जो छोटे स्टार्टअप में सीटीओ का रोल है, वो प्रोडक्ट मैनेजर और सीटीओ का दोनों का है। उसका प्रोडक्ट को डिजाइन करवाना और फीचर को उसी वे में डिजाइन करवाना कि हमें जीडीपीआर कंप्लायंस क्या कह रहे हैं, हमारी प्ले स्टोर क्या कह रहा है। इन सब चीजों को वो जानता हो तभी वो करने का फायदा है। अदरवाइज आपने 5-6 साल एक्सपीरियंस वाले को ले लिया, उसको फ्रंट एंड आता है, बैक एंड आता है, जो फीचर मिली उसे उसने बना दी। फिर क्या होता है कि हमने प्रोडक्ट रेडी कर लिया, हम कहते हैं हम रेडी टू सॉफ्ट लॉन्च है। आपने ऐप बना बना के आपने व्हाट्सएप पे भेज दी, अपने फ्रेंड एंड फैमिली में चेक कर लिया, अच्छी है। लेकिन वो प्ले स्टोर पे अप्रूव नहीं होती, क्योंकि काफ़ी कंप्लायंसेस माँगते हैं वो लोग और वो हमें हमारे पास होते नहीं है। हमने यूज़र या फिर पेमेंट प्लान इस तरह से डिज़ाइन कर लिए हैं, जो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। उनमें हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, फिर उसमें टाइम लग जाता है हमें। कभी-कभी 6 महीने लग जाते हैं, कभी-कभी साल-साल भर लग जाता है, क्योंकि हमें पूरी ऐप पे रिवैम्प करना पड़ जाता है। तो ये भी मैंने देखा है कि काफ़ी इस चीज़ में स्ट्रगल कर लेते हैं, करते रहते हैं, 6-6 महीने लग जाते हैं उन्हें उस चीज़ को दोबारा से बनाने के लिए कि जो कि कंपैटिबल हो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के। तो इन सब की प्लानिंग करने वाला आदमी होना चाहिए, जो इन सब पहले ही प्लान करके चीज़ों को सही से फीचर्स को मैनेज कर पाए। नॉट ओनली कि उसने उसको एपीआई बनानी आती है या नहीं आती है। ओके, ओके, गॉट इट। आई होप दैट आंसर्स शिवम्स क्वेश्चन। एंड सर, आपने कहा कि किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली में ढूंढना, तो क्या आप भी स्टार्टअप्स के लिए एज अ फ्रैक्शनल सीटीओ लाइक आप काम करते हैं? सो डू यू ऑल्सो जस्ट हेल्प देम हायर लाइक एज एन इंटरव्यूअर? हाँ, डेफ़िनेटली। अगर किसी को इस तरह किसी को उनको एक सस्ता कुछ ठीक-ठाक मिल गया है तो ठीक है। अदरवाइज़ आई एम अवेलेबल फॉर फ्रैक्शनल सीटीओ। मतलब फ्रैक्शनल सीटीओ जो कि एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, जो कि आपको 2 घंटे या 4 घंटे में भी आपको सॉल्यूशन या एटलीस्ट गाइडलाइन प्रोवाइड कर सके, जो आप मिस्टेक कर रहे हो। और आपकी टीम में जितने भी सीनियर पर्सन हैं, वो उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करके उस तरह से रिडिज़ाइन कर पाएँ हैं। तो सीटीओ अगर स्टार्टिंग से है, आपका डे 1 से है, चाहे फ्रैक्शनल ही क्यों ना हो, तो आपकी टीम में काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि सीटीओ क्या करेगा, जो भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेगा या जिस भी एम्प्लॉयी को हायर करेगा, कभी-कभी किसी ने 60 या 70 हज़ार वाला बैकएंड डेवलपर हायर किया था, जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं है। वो विदिन 30 या 40,000 में भी हमें काम कर सकता है। अगर सीटीओ एक्सपीरियंस्ड है, तो उस टीम को गाइड करके वो सस्ते में काम चला सकता है। जितने हम एक डेवलपर को हायर कर रहे हैं, उसमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को हायर किया जा सकता है। तो वहाँ आपकी कॉस्ट सेविंग हो जाती है। तो सीटीओ सिर्फ़ टेक्निकल एडवाइस नहीं देता, वो आपकी कॉस्ट को भी बचाता है। जहाँ पे आपने हायर कर लिया कि भाई सीनियर आ जाए मेरे पास, मेरा प्रोजेक्ट फँसा हुआ है, मेरे को बैकएंड डेवलपर चाहिए, मेरी क्वेरीज़ फँस रही हैं, ऐप्स में स्पीड नहीं आ रही है, क्रैश हो रही है। तो ये सब चीज़ें सीटीओ अच्छे से हैंडल कर लेता है जिसने ठीक-ठाक काम किया है। अदरवाइज़ आपको 2 लोग चाहिए, एक फ्रंट एंड के लिए चाहिए जो कि आपकी ऐप क्रैशेज़ हो रही है उन सबको मैनेज करेगा। एक बैक एंड में एपीआई ठीक से काम कर नहीं रही है, सब में काम करने के लिए आपको बैक एंड एक्सपर्ट चाहिए। तो 2 एक्सपर्ट का खर्चा एक सीटीओ बचा सकता है, जहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो एट लीस्ट आपको गाइडेंस ज़रूर चाहिए, जिससे कि आप फ्रैक्शनल सीटीओ इसीलिए सर्विस बनाई गई है, क्योंकि फुल टाइम तो अफोर्ड नहीं कर पाएँगे, ऑब्वियसली स्टार्टअप है। लेकिन उतनी ही कॉस्ट में एक एक जो भी आप डेवलपर लेते हैं 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस वाला, उसके उससे कम कॉस्ट में आपको एक सीटीओ मिल जाएगा। ऑब्वियसली एक लिमिटेड टाइम के लिए मिलेगा, पर आपको सीनियर गाइडेंस ज़रूर मिल जाएँगी, जिससे आप जो भी मिस्टेक्स होती हैं, जो सिली डिसीजंस हो जाते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से, उससे आप ज़रूर बच सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा कि आप 60,000 वाला एम्प्लॉयी ना लेके 30,000 वाला एम्प्लॉयी लेके भी काम चला सकते गॉट इट, सर।
आई थिंक हम आगे प्रोसीड कर सकते कुछ टीम को हम आउटसोर्स कर सकते हैं, जैसे फिग्मा यूआई यूएक्स जो डिजाइन है वो सिर्फ स्टार्टिंग में 1 या 2 महीने के लिए चाहिए होता है हमें, सिर्फ जिससे कि इनिशियल लेआउट हो जाए हमारी ऐप का, कलर स्कीम डिजाइन हो जाए। क्योंकि मैंने कुछ ऐप्स इतनी देखी है कि मतलब हॉरिबल ऐप है और वो कहते हैं कि हम रेडी टू लॉन्च है, हमने सॉफ्ट लॉन्च कर दिया है। मतलब उनका यूआई यूएक्स इतना होता है कि जैसे बच्चे ने किसी ने अपने क्लास में कोई प्रोजेक्ट बना रहा है या टेस्टिंग कर रहा है, उस लेवल का उनका यूआई यूएक्स होता है, जिस ऐप को यूज करने का कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि सब कमर्शियल ऐप यूज कर रहे हैं, कोई फ्लिपकार्ट यूज कर रहा है, अमेजोन यूज कर रहा है, उसके आगे हम ऐसी ऐप लेके जाते हैं तो बहुत गंदा भी लगता है। तो एक यूआई यूएक्स डिजाइनर शुरू में मे बी 1 महीने या 2 महीने के लिए हो, जिस जो यूआई इंटरफेस बनाएगा, जिस अलग अलग स्क्रीन होंगी, मैसेजेस, कलर स्कीम, ये सब डिसाइड करेगा। एक हमें रख लेना है, इसको हम आउटसोर्स कर सकते हैं। और मार्केटिंग में हम कह सकते हैं रील एडिटर है, कैनवा में है, जो सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह डिजाइन करेगा, तो पर पोस्ट के बेसिस पे हम किसी को हायर कर सकते हैं, जो कि ओकेजनल हमें चाहिए होता है, या फिर मंथली हमें 5-10 पोस्ट बनवानी है, उस बेसिस पे हम उसको आउटसोर्स कर सकते हैं। या बीच में कभी पॉज भी करना पड़े तो इंस्टेंटली आप पॉज भी कर सकते हो। कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम कुछ चीज़ों को आउटसोर्स कर सकते हैं। और इन सब के साथ-साथ हमें एक एचआर चाहिए होता है, जो कि सभी लोगों से, अगर 4-5 लोगों की टीम है ना, तो हमें एक एचआर की ज़रूरत पड़ जाती है। 5 प्लस पे तो मिनिमम ज़रूरत होती है, क्योंकि रिमोट टीम है तो एचआर की ज़्यादा ज़रूरत है। इन हाउस टीम है तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी टीम वहीं पे बैठी है, वहीं पे काम कर रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, कोई कहाँ पे है, कोई अवेलेबल है, नहीं है, वो सब हमें सामने नज़र आता है। वर्चुअल टीम होती है तो हमें कोऑर्डिनेशन में थोड़ी-सी दिक्कत आती है, वहाँ एचआर का रोल थोड़ा-सा ज़्यादा है। सो बजट एलोकेशन किस तरह से होता है जनरली? प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हमारे 30 से 50% तक हमारा कॉस्ट चली जाती है, जो भी हमारे पास बजट है। टीम हायरिंग में हमारा जा रहा है 25 से 40% के आसपास। क्लाउड इंफ्रा, अगेन मैंने कहा था लास्ट टाइम कि भई एक क्लाउड इंफ्रा कभी-कभी ज़्यादा होता है। 10% भी होता है, 5% भी होता है, या फिर आपका 80% भी होता है कभी-कभी। इन केस आपने नेटफ्लिक्स वाली ऐप बनाई है, मीन्स कि आप ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म हो, तो वहाँ पे सारी कॉस्ट जो होगी वो इंफ्रा में जाएगी। इवन आपके जो भी सैलरीज़ हैं, मतलब आईटी की सैलरी ही आपके पास जो भी इतना आप लाइफ में कमाओगे, जैसे कि टिक्की ऐप अभी लास्ट में जब हम काम कर रहे थे तो बंद हुई थी। कई ऐसी-ऐसी ऐप बंद हुई थी, उनसे हमने डिस्कस किया था, उनके जो मैनेजर्स थे या जिन जो ले ऑफ में गए थे, तो उनसे उनसे बात हुई। तो उनकी कॉस्ट जो लगभग-लगभग जो है 80% से ज़्यादा जो भी उनके बजट जा रहा था, वो सिर्फ़ टीम के अंदर और क्लाउड इंफ्रा में जा रहा था, क्योंकि हमें ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, वीडियो स्ट्रीमिंग होनी ही होनी है, वीडियो स्टोरेज होनी ही होनी है, डेली कंटेंट जनरेट होना ही होना है, तो वहाँ पे क्लाउड इंफ्रा काफ़ी हेवी जाता है। फिर कुछ मिनिमम से लाइसेंस हमें लेने होते हैं, उसमें 5 से 10% हमें कॉस्ट चली जाती है। सिक्योरिटी कंप्लायंसेस हमें मैनेज करना है, यही सिक्योर कंप्लायंसेस हैं कि भई हमें डंस नंबर लेना है, इस तरह की। और ऐप स्टोर में हमें $99 हमें देना होता है। प्ले स्टोर में हमें $30 वन टाइम या लाइफ टाइम का वो है। फिर कंटीजेंसी के लिए हमें 5 से 10% हमें बजट रख सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा-सा बजट हमारा डिवाइड होता है कि किन-किन चीज़ों में हमें एलोकेट करना है। आईटी बजट हो, बाकी आपके ओवरऑल क्या है वो है। कॉमन बजटिंग मिस्टेक्स क्या-क्या हो सकती हैं, जनरली कर लेते हैं। अंडर एस्टिमेटिंग द स्केल, हमने स्केल डिसाइड नहीं किया, यही कि हमने ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म बना लिया, हमें यही नहीं पता कि कितने रुपए पर एमबी पर जीबी हमारी कॉस्ट लग रही है ईडब्ल्यूएस में। और वो ऐप जो है, अगर वो स्ट्रीम होगी, 1 जीबी की आपकी मूवी है या कुछ भी चंक्स ऑफ 4K वीडियो डालनी है, थोड़ी सी देर में ही 1 जीबी का 10 मिनट के अंदर 1 जीबी ले जाती है या ज़्यादा। उस तरह की प्लानिंग हमें पहले से करनी है कि क्या हम ऐप बना रहे हैं और उसकी क्लाउड इंफ्रा की कॉस्ट क्या हो सकती है। ये नहीं कि 50-100 यूज़र आए और हमने बंद कर दी। जैसे कि एक ऐप का लास्ट टाइम मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि फेस रिकॉग्निशन ऐप थी, जो कि टेक्निकली बन गई थी, लेकिन जैसे ही एडब्ल्यूएस पे पब्लिश की गई, टेस्टिंग टेस्टिंग में 25-30 हज़ार का खर्चा आने लग गया था उसमें, क्योंकि हमने
सही से प्लान नहीं किया था। हमें ये नहीं पता था, जिस भी टीम ने उसे किया था, उसे ये नहीं पता था कि क्लाउड पे किस चीज़ की कॉस्ट लगती है। नॉट सिर्फ होस्टिंग की नहीं लगती, सबसे ज़्यादा कॉस्ट वहाँ पे लगती है बैंक डेटा ट्रांसफ़र की, जो सबसे कॉस्टली होता है। ऑन एवरेज ₹10 पर जीबी का ट्रांसफ़र चार्ज लगता है जब भी हम डेटा एडब्ल्यूएस या किसी भी क्लाउड से, सबके किसी का ₹9 50 पैसे है, किसी का साढ़े ₹9 है, किसी का ₹9 45 पैसे है, इतना ही होता है, फ़र्क कुछ ज़्यादा नहीं होता। हमारा ₹10 पर जीबी का ट्रांसफ़र चार्ज लगता है जब भी 1 जीबी का आप कंटेंट वॉच करते हैं, और वो रिड्यूस भी होता है फ्यूचर में। आप जैसे अगर हम बात करें कि भई नेटफ्लिक्स कैसे बचा रहा है इतना, तो वो तो कंटेंट क्रिएटर को भी दे रहा है, सबको दे रहा है। तो जब आपके पास स्केलिंग ज़्यादा आती है तो आपको डेफ़िनेटली को कॉस्टिंग कम हो जाती है। लेकिन इस कॉस्टिंग को मैनेज करके चलना है कि हमारे, और ₹2 पर जीबी हमारा स्टोरेज चार्ज है, कि हर महीने हमारे ₹2 पर जीबी चार्ज लगना ही लगना है। आपने स्टोर कर लिया लेकिन आपने एक्सेस नहीं किया उसे, तब भी उसका चार्ज लगेगा। तो फिर कुछ डेटा को हमें ग्लेशियर में शिफ्ट करना है, जहाँ पे हमारी कॉस्ट ₹1 हो जाएगी या 50 पैसे हो जाएगी, जिसको आप कभी भी लाइफ में यूज़ नहीं करने वाले हैं। फ्रीक्वेंटली स्टोर नहीं करने वाले किसी डेटा को, तो ग्लेशियर में डाल दिया जाता है। ये जो क्लाउड स्ट्रैटेजी होती है, ये हमें यूज़ करनी होती है, जिससे जो इस तरह की चीज़ों को हमें मैनेज करना होता है, कि क्लाउड पे हमारा जो कॉस्ट है वो ज़रूरत से ज़्यादा ना जाए। इसको भी एस्टिमेट करके चलना पड़ता है। सिक्योरिटी ब्रीचेज़ को है अगला टॉपिक है, सिक्योरिटी ब्रीचेज़ हैं। कॉस्टलियर होते हैं काफ़ी जब हम उसे बाद में ठीक करना पड़े। अगर इसकी सिक्योरिटी ब्रीचेज़ हो गए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ने वाली है। कई बार काफ़ी काफ़ी डेटा लॉस हो जाता है उस चक्कर में। तो कोशिश कीजिए जो भी एपीआई आप डिज़ाइन कर रहे हैं, पूरी सिक्योरिटी के साथ डिज़ाइन करें, और ऐप में कोई भी चीज़ आप ओपनली ना छोड़ें। कभी-कभी क्या होता है कि हमने डिबगिंग पर्पज़ के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है, और वही फिर बाद में कैरी फॉरवर्ड होती रहती है, और हम उसे बंद करना या हाइड करना भूल जाते हैं। तो इस तरह के सिक्योरिटी ब्रीचेज़ होते हैं जिसको हमें प्रिवेंट करना है। ज़रूरत से ज़्यादा ओवर इंजीनियरिंग भी नहीं करनी है, ओवर इंजीनियरिंग करने से भी कॉस्ट बढ़ जाती है। ऐसा कोई स्केल बनाने लग जाएँ कि भई हमने ज़रूरत ही नहीं है अभी, अगले 2 साल में या अगले 1 साल में उस, और 5 साल में हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके लिए आज ही हमने ओवर इंजीनियरिंग कर दी, एक्स्ट्रा कोर्स लगा दिए, एक्स्ट्रा एन्क्रिप्शन लगा दी, एक्स्ट्रा डेवऑप्स लगा दिया, जिसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमने 3 महीने में या 2 महीने में एक बार हमें बिल्ड निकालनी है, उसके लिए हमने डेवऑप्स लगा दिया। उसको अननेसेसरी से सैलरी देते रहेंगे, तो उसकी बेनिफिट नहीं है। तो शुरू में इस तरह की चीज़ों की बेनिफिट नहीं होता। कुछ अनयूज़ जो हमारे सब्सक्रिप्शन है वो लेके रखे हुए हैं हमने, उनको नहीं लेना है। टीम को हमेशा अपस्किल करना चाहिए। बजटिंग उस पे भी हमें मेंटरशिप ज़रूर करानी है। यूडेमी से लर्न कर लो, सस्ता है, ₹500 में हमें कोर्स मिल जाता है, जो कि हमें सही से एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना, फ्रंट एंड वाले को फ्रंट एंड सिखाएँ, बैक एंड वाले को बैक एंड सिखाएँ। एक ₹500 का कोर्स लेके आप उसे दे सकते हैं, उसको इंसेंटिवाइज़ कर सकते हैं, जिससे वो लर्न कर सके, या टाइम टू टाइम कोई मेंटर आप हायर कर सकते हैं, जो आपकी टीम को सही डायरेक्शन में, जिस तरह से सीटीओ सर्विसेज़ होती है, इसी तरह हो सकता है, या मंथली छोटा पैकेज 5 घंटे का या 10 घंटे का ले लें महीने का, या फिर हर क्वार्टरली ले लें, जिससे कि सही डायरेक्शन वो आपकी टीम को दे पाए। स्मार्ट कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ेशन टिप्स क्या हो सकते हैं हमारे पास? वही कि क्लाउड हमें यूज़ करना है। फ्री क्रेडिट्स पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, शुरू में हमें फ्री क्रेडिट्स मिल जाते हैं। मैं इसकी कोई फ्री क्रेडिट की साइट ढूँढ के मैं दे दूँगा, जहाँ से आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। पर माय पर्सनल चॉइस इज़ कि डोंट गो फॉर एज़्योर या फिर कोई भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, जस्ट गो फॉर वीपीएस होस्टिंग। वो आपको 3 से 5,000 रुपए पर ईयर में मिल जाएगी, रेदर देन कि आप 10 से 15,000 रुपए एडब्ल्यूएस में बर्न कर रहे होते हैं। इससे आपको बचना है, कि वीपीएस आपका काफ़ी पैसा बचा सकता है, और उसमें कोई भी एक्स्ट्रा हिडन कॉस्ट नहीं होती। जितने आपने कॉस्ट दे दी उतनी ही कॉस्ट होती है। अगर आप कहेंगे कि एडब्ल्यूएस में ईसी2 भी तो वो वीपीएस ही होता है। लेकिन वो जो उसकी कॉस्ट होती है, उसमें वो एक स्टैंड अलोन कॉस्ट नहीं होती, कि भई जितने पैसे उसने बोले हैं कि पर आवर या पर मंथ लगेंगे, उतने ही लगते हैं। उतने नहीं लगेंगे, क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र होगा तो उसकी कॉस्ट अपने आप बढ़ जाएगी।
तो उसकी मशीन की कंप्यूटिंग के चार्ज वो ले रहे हैं, वो वहाँ पे बताए जा रहे हैं। लेकिन डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, वहाँ पे वो आपको कॉस्टली एक्स्ट्रा पड़ जाएगा, जीसीपी में, एज़्योर में, किसी भी क्लाउड में, सब में यही प्रोसेस होता है। तो बेटर टू गो विद जब तक आपने काफ़ी अच्छा या ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास स्केल ना आ जाए, तब तक आप वीपीएस पे काम कर सकते हैं। अगले 2-3 साल तक अगर कोई स्टार्टअप है ठीक-ठाक, तो वीपीएस पे काम कर सकते हैं, उसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आएगी। या फिर हाइब्रिड ले सकते हैं, कुछ डेटा आपको स्टोर करना है तो एस3 बकेट में स्टोर करो और कंप्यूट और बाकी चीज़ें हैं जो आप वीपीएस में यूज़ करो। ओपन सोर्स टूल यूज़ करने हैं, बाकी आज की डेट में कोई ओपन सोर्स सारे ही ओपन सोर्स हैं लगभग, तो ऐसा कुछ ज़्यादा इश्यू नहीं है ओपन सोर्स। मॉनिटरिंग आप हमेशा करनी है, कोई भी किसी भी चीज़ की भी हमारी जो भी SaaS में जाए या फिर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉनिटरिंग सबसे ज़्यादा कंपल्सरी है कि कोई भी सर्च आ रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा हाइप जनरेट हो रही है, तो उसके चार्जेस लगते हैं आपको अननेसेसरी किसी भी वजह से। मॉनिटरिंग आपको करते रहना है, अगर आपने किसी भी सर्च की वजह से आपने अपस्केल कर दिया तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी क्लाउड की, उससे आपको बचना है। फ्लेक्सिबल टीम हायर करनी है हमेशा, कोर टीम करनी है और कभी-कभी फ्रीलांसर और एजेंसी के साथ काम करना है ओकेजनली या फिर और उनके साथ कॉम्बिनेशन बना के चलना है। जो भी कॉस्ट है उसको हमेशा मेज़र करते रहना है क्योंकि कॉस्ट हमारी कब ऊपर बढ़ जाए, कब डबल हो जाए, सेस में पता नहीं चलता है। तो ये सारी कॉस्ट को बचाना है, सॉरी रिव्यूइंग या रिकरिंग कॉस्ट जो हम अननेसेसरी के सेस हमने परचेज़ करनी है, उनसे हमें बचना है। कोशिश कर रहा हूँ कि जीरा और ये सब अभी शुरू में ना लो, अननेसेसरी कोई सब्सक्रिप्शन ज़्यादातर 99% आप फ्री में काम कर सकते हो या फिर उनकी फ्री टियर जो होता है उस पे काम करो और फ्रैक्शनल सीटीओ के बारे में सोचो जो आपको सही गाइडेंस दे पाएँ, फुल टाइम ना लेके आप पार्ट टाइम लो, ओकेजनली ले लो, पर आपकी टीम की काफ़ी कॉस्ट बच जाएगी। क्योंकि जो भी आप एक्सपेंशन करो उससे हायरिंग ले लो, उससे कंसल्टेशन ले लो, 5 घंटे की मिनिमम ले लो, जिससे कि आपकी पूरी स्ट्रक्चरिंग और स्केलेटन कंपनी का वो बना के दे पाएँ। बिल्डिंग योर आईटी बजट एक प्रैक्टिकल टेम्पलेट हम अगर हम बात करें, तो हमें क्या मेनली किस तरह से हमें बजट को प्लान करना है? तो सबसे पहले है कि माइलस्टोन के बेसिस पे हमें अपने बिज़नेसेस या फीचर लिस्ट को बनाना है, कि पीओसी में हमारे पास क्या फीचर होनी चाहिए, एमवीपी में क्या होनी चाहिए, कोई भी हमें बी टू बी पायलट करना है, कितने यूज़र्स होंगे, उसके बेसिस पे अपनी फीचर बनानी है। टेक डिलिवरेबल हमें हमेशा मैनेज करके चलने हैं। कि हर स्टेज में फीचर और माइलस्टोन हमें डिसाइडेड होने चाहिए कि इस सेट ऑफ 20 फीचर ही हम पीओसी में रखेंगे। अगले 50 फीचर हम पीओसी एमवीपी में रखने वाले हैं। तो ये माइलस्टोन प्रॉपरली बनाएँगे, उसी बेसिस पे आप अपनी टीम को भी हायर कर पाएँगे कि हमें डेवऑप्स अभी नहीं चाहिए, वो एमवीपी के बाद चाहिए, अभी हम खुद ही डिप्लॉय कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है हमें। अननेसेसरी का डेवऑप्स या जो फ्यूचर में हमें एम्प्लॉयी चाहिए, वो आज ही नहीं लेना है। तो माइलस्टोन के बेसिस पे आप डिसाइड कर पाएँगे, रिसोर्स उसी वे में आप हायर करेंगे। तो कंटीजेंसी वही 10 से 15% आप मान के चलिए और मंथली आपको ऑडिट करनी है और एजिलिटी हमेशा रखनी है कि हमेशा फ्लेक्सिबल नेचर रखना है, किसी भी चीज़ को चेंज कर सकें, तो ये हमारी प्लानिंग में हमेशा रहे। वर्चुअल सीटीओ कैसे हेल्प कर सकता है आपकी हर चीज़ में आपकी वर्चुअल सीटीओ टेक में तो हर हालत में वो हर जगह पे आपकी हेल्प करने वाला है, स्ट्रैटेजिक बजट प्लानिंग हो गई, आईटी स्पेंड आपका बचाया जा सकता है। टेक स्टैक कभी-कभी हम गलत चूज़ कर लेते हैं, टेक स्टैक में जैसे है कि गोलैंग आज की डेट में फेमस चल रही है, सबसे फास्ट है, सबसे अच्छी है, उसके एनालिटिक्स मिलेंगे आपको, ये सबसे फास्ट है। अब फास्ट हमेशा अच्छा नहीं होता क्योंकि उसको डेवलपर ही आपको कॉस्टली मिलने वाला है। या जावा में आपने कहा कि भई जावा स्प्रिंग बूट में हमने एपीआई लिख ली है, वो सबसे अच्छी स्टेबल है, एंटरप्राइज़ लेवल का सॉल्यूशन है, हमें फ्यूचर में जाना। पर डेवलपर ही आपको 20 लाख पर एलपीए में मिलने वाला है, मतलब 10 लाख से ऊपर ही मिलेगा। तो आप उस टेक स्टैक को अभी लगा के क्या करने वाले हैं? आपके पास फंडिंग ही लगभग 20 लाख की है, आपको ग्रांट वगैरह मिलके लगभग 20,000 की रेंज 20 लाख की रेंज में है शुरू स्टार्ट। तो आपने 2 लोगों को हायर कर लिया तो ही आपका बजट खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप टैक्स सिलेक्शन जो है उस वजह से हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है।
क्लाउड को हमेशा ऑडिट करता रहता है, उसे पता है कि भाई कहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लगने वाली है, कहाँ पे नहीं लगने वाली है, एडब्ल्यूएस पे जाना है या कहाँ पे जाना है, वीपीएस पे जाना है। तो ये ऑडिट एंड ऑप्टिमाइजेशन एक सीपीयू कर पाता है, क्योंकि उसने सभी जगह काम किया है। तो टीम को मॉनिटरिंग भी करता है, प्रोडक्टिविटी क्या आनी चाहिए टीम के साथ, किस एम्प्लॉय को कितना काम कर देना चाहिए, अननेसेसरी वो बहाने बना रहा है या इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा रहा है, तो उसको कौन डांटेगा या कौन उसको चेक करेगा, क्रॉस चेक करेगा कि भाई तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, कितना काम प्रोडक्टिविटी आ जानी चाहिए थी और कितनी नहीं है। तो एक माइलस्टोन जो हमारा एक 10 दिन का स्प्रिंट बनता है या 15 दिन का बन रहा है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग जो है एक सीटीओ कर पाता है, क्योंकि उसे पूरी नॉलेज है कि ये फीचर इतने दिन में बन जानी चाहिए। फ्लेक्सिबल एंगेजमेंट मॉडल हमेशा हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक वर्चुअल सीटीओ से मिल जाता है, जो फ्रैक्शनल सीटीओ आज की डेट में चल रहे हैं या मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये बाकी लोग भी। तो उसमें एक एडवाइजरी लेवल का भी है, हैंड्स ऑन वाला भी है, एंड पार्ट टाइम सीटीओ है जो कि आपके साथ हमेशा काम करेगा, मतलब 2 घंटे पर डे के हिसाब से भी चाहिए या 4 घंटे पर डे या वीक में 2 घंटे, इस तरह से सभी अलग अलग प्लान्स हैं हमारे पास, जिससे कि आपकी काफी टेक रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सो आई एम रेडी फॉर एनी क्वेश्चन राइट नाउ। सो एवरीवन, वी आर रेडी फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। जिसको भी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो अपने स्टार्टअप से स्पेसिफिक, वो अपना हैंड रेज करके माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, एंड विक्रम जी आपको पर्सनलाइज्ड आंसर एंड सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक विक्रम जी, जब तक लोग रेडी हो रहे हैं तब तक वी हैव सम क्वेश्चंस ऑलरेडी विद अस, जो कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आए थे, तो विल स्टार्ट विद दैट। तो शालिनी गुना पूछ रही हैं, शी इज द फाउंडर ऑफ इंट्रोइस टेक्नोलॉजीज फ्रॉम तमिलनाडु। शी आस्क्ड कि हाउ टू क्रिएट feasible points in partners agreement. ये लीगल पॉइंट का ज्यादा है, टैक्स से कम रिलेटेड है। हम्म। पार्टनर्स मींस टेक्नोलॉजी पार्टनर एजेंसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इज शालिनी प्रेजेंट हियर? शालिनी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। I don't think she just left actually. She messaged me, but no issue. I think she's asking about freelance, and अगर आप पार्टनर्स के साथ, किसी भी टेक पार्टनर्स के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी आपकी है, किस चीज़ पे आपके राइट्स रहेंगे, आई थिंक समथिंग। राइट्स आपको एक सबसे पहले एनडीए करना है। एनडीए इज मस्ट कि भाई आपकी जो भी चीज अब डेवलप की जा रही है, चाहे वो फ्रंट एंड है या बैक एंड है या फिर फिग्मा डिजाइन है, उसमें ओनरशिप आपकी है हमेशा। आइडिया कॉन्सेप्ट वो कहीं पे यूज नहीं कर सकता, और जो भी आपके परमिशन के बाद ही आपका लोगो या बाकी चीजें यूज कर पाएगा, दैट इज ओके कि वो अपने पोर्टफोलियो में उसमें इंक्लूड कर सकता है। पर डिजाइन और कोडिंग की ओनरशिप आपकी रहती है हमेशा। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप कोई डोमेन नेम लो तो वो ओनर आपका अपना रहना चाहिए, ओनरशिप उसकी रहनी चाहिए। इसमें एक क्या कहते हैं, GoDaddy से आप परचेज कीजिए, उसमें एक डेलीगेट का ऑप्शन होता है। अथॉरिटी को आप डेलीगेट कर सकते हैं, किसी भी, ज्यादातर डेवलपर्स लोग मांगते हैं कि भाई मेरे को आपको डोमेन का GoDaddy का पासवर्ड बता दो, तो वो बताने की जरूरत नहीं है, जिससे कि आपको वो अपने डोमेन को कहीं पे भी ले जा सकता है। ऐसा नहीं करना है। उसमें डेलीगेट एक्सेस का एक ऑप्शन होता है, उसमें उसके ईमेल आईडी पे आप डेलीगेट एक्सेस करिए, वो आपकी बाकी एक्टिविटी कर सकता है। कोई भी ऐप उसमें सेटिंग करनी है वो वहां पे कर पाएगा, पर आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी कि उस डोमेन पे आपका ही एक्सेस रहेगा लाइफ टाइम, आपको रिन्यू कराते रहना। डोमेन को आप रिन्यू कराइए, होस्टिंग वगैरह रहे ना रहे कोई मैटर नहीं करता। हाँ, आपको ऐप चलानी है नहीं चलानी है, पर डोमेन एक्सेस आपके पास रहेगा, ये सिक्योरिटी हमेशा रखेंगे। कोड जो भी बना रहा है वो जैसे भी माइलस्टोन है, माइलस्टोन वाइज पेमेंट है, आप माइलस्टोन वाइज उसे पेमेंट करिए, और आप कोड एक्सेस अपने पास लेते रहिए। कोड जनरली वो गिट पे करते हैं, लेकिन वो कोड आपको बाद में भेजते रहेंगे।
आप इसमें डिस्कस करिए या फिर जो भी पॉइंट्स आपको बनाने हैं कि ये माइलस्टोन कवर होगा, इतनी फीचर आप बनाएँगे, इसको हम टेस्ट करेंगे, आपकी पेमेंट होगी, आप कोड हमें डिलीवर करेंगे। इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। कोड आपको मिलते रहना चाहिए, माइलस्टोन वाइज़ आप उसको पेमेंट करिए और माइलस्टोन वाइज़ उसको डिलिवरेबल आप उससे लें। गॉट इट। आई थिंक वेरी एक्चुअली वेरी जेन्युइन सजेशन। एंड ये चीज अभी आई डोंट नो कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा या सुना होगा पर्सनल एक्सपीरियंस से किसी के, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग लीगल एग्रीमेंट्स करें बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, स्पेशली टेक वर्क। स्टार्टअप एंड में एनडीए इज़ मस्ट, उसके बिना आप काम मत करिए। एनडीए फर्स्ट, ये तो बाकी चीज़ें तो आप करनी है, हाँ, प्रॉपर्ली पे करिए उनको, एंड ये आपकी कंपनी के प्रोफेशनल। एसेट्स हैं जिस पे आप बहुत टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपके नाम पे होने चाहिए फ्रॉम डे वन। हुँ, और उसके लिए ही आप उसमें बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। Yeah. So next question is from Hitesh. He is the owner of Extra Mile Engagement Private Limited, which is based in Mumbai. वो पूछ रहे हैं कि how to plan cost and measure KPI for product team. ये डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट कितना बड़ा है। थोड़ा-सा जेनेरिक है क्वेश्चन, स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिएँगे इसमें मेरे को। थोड़ा आप एलाबोरेट कर पाएँगे क्वेश्चन को? Yeah, right. So I am the product manager at Extra Mile. Product is a SaaS product for employee engagement, जहाँ पे there are multiple activities which HRs or team leads can come subscribe to the platform and वो अपने employees के साथ वो activities कर सकते हैं. Activities are mainly related to team building, team bonding, and those can be edited also based on the value proposition. If they want to impact any value or maybe do for onboarding, they all can be used for that. Okay. So what exactly you want to answer? This is a product and you explained your product very well. So what is your question? So the question is how to calculate the KPIs for the product team. Your product team? Yeah. ये तो you need to create the various parameter. What are the required parameters from your clients? Okay. क्या पैरामीटर्स उन्होंने मांगे हैं और अब मैं एग्जैक्टली समझ नहीं पाया आपने क्या किस केपीआई की बात करें। केपीआई तो डिपेंड करता है ना, एग्जैक्टली केपीआई की पैरामीटर्स क्या है, व्हाट आर द एक्चुअल पैरामीटर्स। केपीआई इज नो योर की परफॉर्मेंस इंडेक्स। Right. Right. तो वो की परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स क्या हैं, तभी हम कुछ कंक्लूसिव बना पाएंगे। Okay. तो कुछ तो आप आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या देखना है, कितना बड़ा प्रोडक्ट है, कि भाई कितनी डेवलपमेंट, कितनी फीचर आपकी, वो 200 फीचर्स बनानी है, 500 फीचर बनानी है, तो ये पैरामीटर्स हो सकते हैं कि भाई आपकी 500 फीचर्स कितने दिन में बनेंगी, उनको कैसे कैसे आप डिवाइड कर रहे हो, स्प्रिंट्स में डिवाइड कर रहे हो, कितने स्प्रिंट्स में इतनी चीजें हो जानी चाहिए, Okay. ये फीचर्स हमारे इतने दिन में हो जाएंगी, इस वे में हम डिजाइन करेंगे। तो Sure. मे बी ये आपके पैरामीटर्स होंगे, या फिर आपकी कितनी क्वालिटी है, क्यूए कितना अच्छा काम कर रहा है, कि मैक्सिमम ये नहीं हो कि भाई हमने बना दिया लेकिन उसमें 500 बग्स आ रहे हैं। Right. तो क्वालिटी इज योर मेन पैरामीटर्स है। और मीन्स ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, केपीआई इज मिसलीडिंग टर्म है यार, अकॉर्डिंग। तो यहाँ आपको प्रोडक्ट कितनी क्वालिटी आपको बनानी है उस पर मैटर करता है कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हैं आप। टाइप स्क्रिप्ट वाला प्रोजेक्ट बना रहे हैं या फिर जावा में बना रहे हैं, गोlang में बना रहे हैं, डिपेंड की भी कितनी सिक्योर बनाना है, पूरी तरह सिक्योर होना चाहिए।
आप कुछ पैरामीटर बता पाएंगे? So parameter अभी के लिए तो the product is ready. The clients are also using the thing is कि like let's say subscription 1000 लोगों का है तो सिर्फ 200 या 300 ही लोग यूज कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं यूज कर पा रहे किसी एक क्लाइंट के लिए। किसी और क्लाइंट के लिए मे बी 1000 का है तो 900 लोग यूज कर रहे हैं, किसी का 500 है तो मे बी 350 यूज कर रहे हैं। ऐसा ऐसा राइट नाउ जस्ट रफली, बट फीचर्स है जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स है वो भी डेवलप हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। हाँ, परफेक्टली स्मूथ चल रहा है। मतलब फिर केपीआई का मैं एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली किस केपीआई पे आप बात करना चाहते हैं। मतलब ये सब्जेक्टिव है कि भाई आपको किस चीज पे बात करनी है। वो तो एक प्रोडक्ट का यूज केस है कि भाई आपने सब्सक्रिप्शन बेची 1000 की, बाई चांस वो उसके पास 250 ही एम्प्लॉय हैं, तो वो 250 एम्प्लॉय पे यूज कर रहा है। हो सकता है किसी के पास 900 एम्प्लॉय हैं, 1000 का प्लान है, तो प्लान आप अब फ्लेक्सिबल रख सकते हो कि भाई मैं 250 या 500 का प्लान रखते हैं, जिससे कि उसको बेनिफिट हो, अननेसेसरी 80% उसके सब्सक्रिप्शन वेस्ट ना हो। इस तरह का प्लान रखें तो उसके लिए बेनिफिट है। तो दैट टर्म्स ऑफ कि भाई आपको बिजनेस कैसा करना है, किस तरह के फ्लेक्सिबल प्लान रखने हैं जो यूजर को बेनिफिट दें, वैल्यू फॉर मनी मिले, उसको एक आरओआई मिले। ये नहीं कि वो जो भी उसने लिया है, जैसे आपने गाड़ी ले ली है, अब गाड़ी में आपके 2 या 3 लोग या 4 लोग बैठते हैं और आप सिर्फ एक ही आदमी चलाएगा तो क्या होगा? या फिर आपने बस ले ली है और उसमें 2 आदमी बैठ के जा रहे हैं, तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है कि आरओआई अच्छी मिले आपके क्लाइंट्स को। तो प्राइस का आपका खुद का पॉइंट है कि भाई आपको कितना सस्ता रखना है, कैसे आपने प्राइस स्ट्रेटेजी रखनी है, पर ये वैल्यू फॉर मनी मिले हर कस्टमर को। दिस शुड बी द प्रेफरेंस। तो दैट इज सब्जेक्टिव टू योर बिजनेस डिसीजन कि भाई आपको सस्ता रखना है, महंगा रखना है। चलो इतना बड़ा प्लान, मतलब यूज केस कितना है आपके एम्प्लॉयज का, उस पर डिपेंड करेगा कि जनरली आपके एम्प्लॉयज जो हैं या फिर जो भी कस्टमर क्लाइंट्स हैं उनके एम्प्लॉयज कितने हैं, उनके पास कितने यूजर हैं हमारे प्रोडक्ट के। अगर 100 तक के आसपास रहते हैं तो 100 के आसपास का आप स्लैब निकालिए। आपके पास 1000 एम्प्लॉय या 5000 एम्प्लॉयज का है, उनका अलग स्लैब निकालिए। 100 का मल्टीपल, किसी के पास 250 एम्प्लॉय हैं तो 100 का मल्टीपल तीन तीन सब्सक्रिप्शन या 3 बार उसको लेके वो काम कर सकता है। इस तरह से इंसान निकाल सकता है। दैट इज नॉट केपीआई, इट्स a totally business plan. Okay. Thanks Puramji. So I think अगर अभी किसी को ऑन वॉइस क्वेश्चन पूछना है then you can go ahead and otherwise जो हमारे पास other questions हैं we can take them and yeah. विक्रम, हम एक्चुअली एम्बेडेड डिवाइस में SaaS एप्लीकेशन कर रहे हैं एक्चुअली, IoT, सेमी IoT। ये एक चीज पूछना था, टिपिकली आई मीन SaaS एप्लीकेशन डोमेन में बजटिंग में यूजुअली इंजीनियरिंग के लिए कितना परसेंट जाता है, सेल्स और मार्केटिंग के लिए कितना जाता है? क्योंकि ये तीनों डिपार्टमेंट हमारा कंपनी में ही है। वी आर नॉट एबल टू गेज कितना परसेंट में, रफ अप्रोक्सीमेशन, आई मीन इंडस्ट्री ट्रेंड में कितने में इंजीनियरिंग डालना पड़ता है, कितने सेल्स और मार्केटिंग में डालना? देखो ये जो है माइलस्टोन बेसिस पे होता है। शुरू में अगर हम बजट की बात करें तो शुरू में हमारा 80% जाता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, और बाद में जब प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद हमारा सिनेरियो चेंज हो जाता है। उसके बाद मार्केटिंग में हमारा 80% बजट जाता है और 20% हमारा प्रोडक्ट में जाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप अभी अगर किसी ने स्टार्टअप किया है तो अगर उसको 20 लाख का बजट मिला है या 20 लाख की उसको ग्रांट मिली है, तो उससे 15 से 18 लाख रुपए जो है उसके प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाने चाहिए। और फिर जब प्रोडक्ट बन जाता है, नेक्स्ट टाइम की फंडिंग लेता है वो मे बी 1 करोड़ लेता है, तो उसमें से अब जो 1 करोड़ आएंगे उसमें से 90 लाख या जो भी होता है नेक्स्ट राउंड में, तो उसमें से जो है 20% या 30% ही हमारे प्रोडक्ट में जाएगा। उसके बाद 80% के करीब जो है, 70 या 80, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि मार्केटिंग इज मस्ट। जो कि सबसे बड़ा हाथी है, सबसे ज्यादा कंज्यूम करेगा, उसी को सारा खिलाना है। क्योंकि मार्केटिंग में पर डे आप 2-2 लाख रुपए लगा सकते हो।
और हो सकता है आपके प्रोडक्ट में ज़रूरत पड़े, लेकिन आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया है, मार्केटिंग नहीं करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो जो भी फंडिंग होती है या चाहिए होती है, वो मार्केटिंग के लिए ही होती है एक्चुअल में। किसी भी प्रोडक्ट को देखो आप, किस अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट है, स्विगी, ज़ोमैटो, ये मार्केटिंग में कैशबैक दे रहे हैं, पेटीएम ने कैशबैक दिया, बाकी कंपनी ने, ग्रोफर आया था तब उसने कैशबैक दिया। तो वो कैशबैक देने के लिए उनके पास पैसे तो होने चाहिए, और वो पैसे इसी तरह से कैश बर्निंग जो स्टार्टअप में कॉन्सेप्ट है, इस तरह की कैश बर्निंग से, या ओयो ने भी कैश बर्निंग की, सस्ते में 500-500 रुपए में आपको होटल दे दिए, जो अच्छे वाले थे शुरू में जब वो आया था, तो अच्छे वाले होटल में जिनका जिनका रेंट ही 2,500-3,000 रुपए पर डे होता है, वो आपको 4,999 दे रहे हैं। तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट उनको दे रहे हैं वो होटल्स को। या फिर आपका जो डिलीवरी फीस में वेवर मिल रहा है, तो डिलीवरी बॉय को तो उसको 80 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ वेवर मिल रहा है, तो वो जो कॉस्ट जो है, वो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट से लगानी पड़ती है, जो स्टार्टअप में मार्केटिंग का बजट होता है, ये उसी में से जाती है। तो बाद में जब हम एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं, तब हमारा मार्केटिंग बजट 80 70 टू 80%, मतलब 60 टू 80% के पास जाता है, और प्रोडक्ट में लगभग शुरू में हमारा वही 80-90% हो जाता है, और बाद में वो पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 20% के आस 20-30% के आसपास रहता है। इससे जेनरिक थैंक डिपेंड करेगा कि आपका कितना बड़ा रिसर्च प्रोडक्ट है। मे बी यू हैव अ वेरी रिसर्च प्रोडक्ट जिसमें काफी कॉस्ट लगने वाली है, R&D काफी की है, तो उसकी कॉस्ट हो सकता है और भी ज्यादा जाए। जैसे कि कुछ प्रोडक्ट होते हैं 10-10 साल तक उस पे R&D ही चलती रहती है। 10 साल की फंडिंग जो है पूरी R&D पे ही जा रही है। थैंक Yes, next one. Whoever wants to ask the question, please go ahead. Anybody who would like to discuss on the meet today, you can go ahead and ask a question. Otherwise, if you want to discuss personally, if there is something you would like to discuss personally with Vikramji, he has agreed for a 15-minute session after our webinar today. So, as he has shared his contact details, you can directly reach out to him and you can get a 15 minutes consultation or question answer session with him personally if there is something you cannot share here today. So, that is something we can do. And so, yeah, Vikramji, I think most of the questions are answered. And we just had a few more questions related to investment and funding, but today we won't be able to take them up because this is a tech webinar, and any funding related or tech investment related questions will be answered in a separate webinar, which will be for funding and investment. So otherwise, I think most of the questions had been answered in the presentation itself. So we can just conclude the webinar, I think, for today. And I will share this details of Vikramji with each and everyone who registered and who joined today. If you want to connect with Vikramji, we can also get you connected with him personally. So if you're part of the WhatsApp group, the YZ community group, the link is in the meeting. You can join it and you can message the admins to connect with Vikramji. We'll be happy to help you. And I think we can conclude the session today. Vikramji, if you want to say something more, he is a virtual CTO, fractional CTO, and he has been consulting many startups. तो उनके पास बहुत रिच एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा टेक नॉलेज है, टेक एडवाइजरी। आपको कभी भी किसी चीज में आप स्टक हैं तो विक्रम जी को जरूर याद कीजिएगा। सो ही गिव्स अमेजिंग एडवाइस एंड डू रीच आउट टू हिम आफ्टर द वेबिनार अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस रिमेनिंग है। Also, today's webinar was hosted by YZ. So, YZ is a community first platform जहाँ पे हम startups को resource providers के साथ connect करते हैं. Like Vikram ji, he is one of our trusted resource providers for technology. तो आपको legal, marketing, tech, funding, mentorship इन सारी needs के लिए अगर even from ideation stage कोई भी help चाहिए या connect करना है right
लोगों के साथ, तो प्लीज रीच आउट and join the community, and I hope you will all get the support you require. So thank you so much Vikram ji for the session. It was a great session. बहुत अच्छी knowledge I think आपने share करी. Yes, Shivam is also appreciating it. So I think हम सबको बहुत अच्छा, मुझे personally अगर मैं बात करूँ, मुझे बहुत कुछ ऐसा पता चला जो मुझे नहीं पता था. एक एक नंबर आपने बताया कि इतना 5 to 10% इसमें जाना चाहिए, इसको इस तरीके के लोगों को हायर करना चाहिए. ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होता और उस वजह से हमारा टाइम बढ़ता रहता है. तो ये सारी चीज़ें कॉमन नॉलेज नहीं होती है, पता नहीं होता और कोई बताता भी नहीं है. सो अगर आप फ्रेशर्स के पास जाएंगे तो आपको नहीं पता चलता ये सब, क्योंकि वो लोग खुद एप्स वगैरह बना रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, बट दे डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअली डिप्लॉइंग समथिंग. Yeah, सो ये बहुत हेल्पफुल था. एंड शिवम इज आस्किंग फॉर द पीपीटी. श्योर, आई थिंक विक्रम जी हम पीपीटी शेयर कर सकते हैं, राइट? sure. और हाँ, तो ये पीपीटी आप लोगों को मिल जाएगी जिसको भी चाहिए. तो दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन. एंड बट बेटर रहेगा कि ये जो रिकॉर्डिंग है जब हमारी लाइव हो जाएगी, हम क्रॉस चेक कर लेंगे यूट्यूब में परफेक्ट गई है या नहीं गई है, तो दोबारा से हम लाइव कर देंगे. सो दैट विल बी मोर हेल्पफुल एंड पीपीटी भी मिल जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल, इट इज लाइव ऑन यूट्यूब, लिंक्डइन. तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी वाईजी के लिंक्डइन चैनल पे एंड यूट्यूब चैनल पे. प्लस हमारे पास रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है. तो जिसने भी सेशन बीच में मिस किया हो या फिर रिकैप करना हो, यू कैन गो थ्रू. एंड थैंक यू सो मच फॉर द सेशन टुडे विक्रम जी. आई थिंक इट्स क्वाइट लेट बट एवरीवन इज हियर टू लिसन टू यू, बिकॉज आप बहुत अच्छा एडवाइस दे रहे थे. एंड हम लोग फ्यूचर में भी और सेशंस ऑर्गेनाइज करने वाले हैं. तो अगर आप लोग को कुछ भी स्पेसिफिक टॉपिक पे सेशन चाहिए हो, यू कैन ड्रॉप इन योर रिक्वेस्ट पर्सनली टू द एडमिन्स इन द ऑफिशियल ग्रुप. जहाँ भी आप रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं आप डाल दीजिए, एंड वी विल टेक इट अप. एंड हम रिक्वेस्ट करेंगे कि विक्रम जी नेक्स्ट सेशन उस टॉपिक पे ले. Sure. Thank you, Ridhima. Thanks for YC for providing this platform. बिल्कुल सर, बिल्कुल. Thank you, Shivam. या थैंक यू शिवम, अभिषेक, Rajan Rao, Arkini, Jonty. Thank you everyone. Thank you sir for joining in. Yeah, and good night. Yeah, thank you. All right. Okay. Bye bye. And good night, everyone.